गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मतलब मटेरियल्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। मैं जो भी मटेरियल्स है हम उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 3 अलग अलग कैटेगरी में लिए हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हम ये बताएंगे कि किसको क्या कहते हैं। ये एक शॉर्ट तरीका है याद रखने का, या फिर जो भी मेरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, या फिर इसको साई बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो हम इसका जो प्रॉपर्टी है या फिर जो भी इसका वैल्यू है, हम उसके अकॉर्डिंग ये भी बता सकते हैं कि हाँ, कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा फेरोमैग्नेटिक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी, यानी कि साई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डायमैग्नेटिक के लिए। तो डायमैग्नेटिक के लिए जो साई का वैल्यू होता है वह -1 टू <0, मतलब 0 से कम होना चाहिए, 0 इंक्लूड नहीं किया गया है, और -1 को इंक्लूड करते हुए उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यह डायमैग्नेटिक के लिए है। फिर पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि वही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि साई, यह 0 से बड़ा होता है और इप्सिलॉन नॉट से छोटा होता है। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक में क्या कहा गया है कि इसका जो साई है वह ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू आर, इसका वैल्यू क्या होगा। एक्चुअली क्या है ना कि म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट होता है। ये म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैग्नेटिक का, या किसी भी मटेरियल्स का कह सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस का कह सकते हैं। उसके बाद ये क्या है म्यू, तो म्यू जो है उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ये उसका अपना मतलब एब्सोल्यूट जो भी होगा उसका वह वैल्यू है। और म्यू नॉट क्या है, तो फ्री स्पेस का है। तो यह रेशियो होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि म्यू आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो जब साई का वैल्यू -1 है, तुम एक रिलेशन ये भी देख सकते हो, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वह 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है। तो जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यह 1 - 1 यानी कि म्यू आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर जैसा कि हम साई का वैल्यू 0 पुट करेंगे इस फार्मूला में तो 1 आ जाएगा। इसलिए ये इसी चीज़ को फिर से रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा है म्यू आर। या फिर हम उसके नीचे भी बात कर सकते हैं कि म्यू, तो म्यू जो है यह देखो कि 1 से तो छोटा हुआ, तो 1 से छोटा ये रेशियो कब आएगा, मतलब 1 से छोटा आने का मतलब है कि आपका जो म्यू है, जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है किसी में सब्सटेंस का, वह इप्सिलॉन ये फ्री स्पेस का जो परमिएबिलिटी है उससे कम होना चाहिए। उससे जब कम होगा तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली <1 आएगा। तो इस केस में क्या होता है, ये म्यू जो होता है वो <म्यू नॉट होता है। सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी निकाल सकते हैं, जब 0 पुट करेंगे साई का वैल्यू तो 1 आएगा, और जब ई पुट करेंगे तो 1 प्लस ई आएगा। तो इसलिए म्यू आर का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगा और 1 प्लस इप्सिलॉन नॉट से लेस हो जाएगा। फिर उसमें अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब म्यू का जो वैल्यू होगा वो म्यू नॉट से बड़ा होगा। फिर फेरोमैग्नेटिक वाले में क्या होता है कि म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, काहे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम ज़्यादा रखते हैं तो फिर इसमें 1 ऐड ही करना है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वह ज़्यादा हो जाता है। और इस केस में अगर हम देखें तो म्यू का ही वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा, बड़ा किससे, म्यू नॉट से। तो हम इस बेसिस पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे, मतलब हम उसके वैल्यू को देख करके ये बता सकते हैं कि वह कौन सा सब्सटेंस है, किस टाइप का मटेरियल है। या तो वो डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं तो फेरोमैग्नेटिक होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर किसको कहते हैं, क्या है डिफरेंस पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में। सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं।
Diamagnetic substances are those substances which have a tendency to move from a stronger to the weaker part of the external magnetic field। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, इस टाइप का मटेरियल है कि जब इसे हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यह मूव करना शुरू करता है, या फिर इसमें एक टेंडेंसी जनरेट होता है, इसमें एक टेंडेंसी है कि वह मूव करना शुरू करता है। तो किस तरफ से, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उससे वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो जाना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि वह इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ है, रिपेल हुआ होगा, मतलब उससे दूर जा रहा है। मतलब क्या होता है कि वह उस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है, या उसके द्वारा रिपेल किया जाता है। तो इस टाइप के सब्सटेंस जो भी होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है, बिस्मथ है, कॉपर है, लेड है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है। ये सारा जो सब्सटेंस या मटेरियल है ये सब का सब क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। जब इन सारी चीज़ों को हम लोग अगर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, जिधर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, और जिस साइड में वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर जा कर के ये रेस्ट करेंगे। फिर अब बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। द सब्सटेंस विच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड, वीकली मतलब साप्ताहिक मत समझ लेना, ये वीकली मतलब होता है कमज़ोर, वीक मतलब वीक से बना है, तो वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का ही बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस यहाँ पे लेंगे वह क्या करेगा, मैग्नेटाइज्ड होना शुरू कर देगा। जैसे ही वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वह मैग्नेटाइज्ड होना शुरू कर देगा, और वह इस तरह से ये भी कह सकते हैं एक तरह से कि वह मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करता है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर वैल्यू होता है उसका। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि द सब्सटेंस विच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड when placed in an external magnetic field are called paramagnetic substance। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या क्या एग्जांपल है, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर एंड क्लोराइड। अब एक लॉ पढ़ना है हमें इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड, कि जब मैग्नेटाइजेशन हम लोग करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल का तो वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी लॉ कहते हैं। तो क्यूरी लॉ कहता है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। दैट मीन्स कि जो आई का वैल्यू होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टी के। अगर हम इसे देखा जाए इक्वेशन के फॉर्म में जब लिखा जाता है तो इसे लिखा जाता है आई इक्वल टू सी इंटू बी नॉट बाई टी, या फिर हम लोग मैग्नेटिक ससेबिलिटी के फॉर्म में जब लिखते हैं इसे तो लिखते हैं सी म्यू नॉट बाई टी। तो यहाँ पे क्या है कि सी जो है वह क्यूरी कांस्टेंट है, और अगर हम ग्राफ बनाते हैं दोनों के लिए अलग अलग तो क्या ग्राफ होगा, जब हम लोग बी नॉट बाई टी का अगर वेरिएशन मान लेते हैं, देख लो थोड़ा सा, बी नॉट बाई टी यह अगर वेरिएबल है तो बी नॉट बाई टी क्या हो गया, ये तो ऊपर में आ गया, मतलब बी नॉट बाई टी का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो फिर आई का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। इसलिए इसका जो ग्राफ होता है वो इस ढंग का होता है, और इसमें जैसे जैसे बी नॉट बाई टी का वैल्यू इंक्रीज करेगा आई का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि टी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ठीक से देखा जाए तो अगर बी कांस्टेंट मानते तो क्या हो जाता, टी का वैल्यू जब डिक्रीज करेगा तभी बी नॉट बाई टी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इस केस में क्या हुआ कि टेम्परेचर तो डिक्रीज कर रहा है तो आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बी नॉट बाई टी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और जब बी नॉट बाई टी का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो आई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मतलब टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है आई। अब जिस पॉइंट पे बी नॉट बाई टी के वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन का जो इंटेंसिटी है वो अगर इंक्रीज नहीं करता है तो उस टाइम हम लोग उसे क्या बोलते हैं, सेचुरेशन रीजन बोलते हैं। हमारा जो दूसरा ग्राफ है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच। तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उस टाइम में क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको हम लोग साई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस आई साई बोलते हैं, तो यह क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यह इसका ग्राफ हो जाएगा। अब बारी आ गई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की,
कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं। ये तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ये मैग्नेटाइज हो जाता है और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट भी होता है। तो द सब्सटेंसेज विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड when placed in an external magnetic field, they have a strong tendency to move from a region of weak magnetic field to a strong magnetic field। तो इसमें क्या टेंडेंसी है कि यह वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है। और इसमें क्या है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, एक्सेट्रा और भी चीज़ होती है। तो हमें इन तीनों को याद रखना है कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो एग्जैक्टली इन्वर्स है या फिर ये कह सकते हैं अपोजिट है किसके, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कहा गया था कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे दूर हटना चाहता है जो भी सब्सटेंस होगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये कहता है कि जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वह मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वह वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये मेरा वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब आता है क्यूरी टेम्परेचर। पीछे देख चुके हैं कि क्यूरी लॉ क्या होता है कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का वह क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। तो अब है क्यूरी टेम्परेचर किसको बोलते हैं, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देख लो इसमें क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो था वो तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जिधर वीक मैग्नेटिक फील्ड था उससे किधर जा रहा था, वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जबकि पैरामैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता है, वो वीकली मैग्नेटाइज होता है, काफ़ी कमज़ोर मैग्नेटाइजेशन होता है वहाँ पे, जबकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ मैग्नेटाइज होता है, काफ़ी स्ट्रांग मैग्नेटाइज होता है। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैसे भी कहा गया है कि जो भी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वह टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से उसके मैग्नेटाइजेशन का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज करता है। तो यह क्यूरी टेम्परेचर कहता है कि यह ऐसा टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वह कन्वर्ट होता है किसमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। अब है हिस्टेरिसिस कर्व का, कि हिस्टेरिसिस कर्व जो होता है यह रिप्रेजेंट करता है कि हाँ मैग्नेटिक इंडक्शन का रिलेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कैसा होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हिस्टेरिसिस कर्व क्या कहता है। द हिस्टेरिसिस कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन बी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, ये दोनों में से किसी एक का, ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। मतलब हमें एच और बी का रिलेशन देखना है या फिर एच और आई का रिलेशन देखना है। ठीक, तो हम देख लेते हैं एच और बी का रिलेशन कि क्या होता है इसमें। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व, कि आखिर हिस्टेरिसिस कर्व का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि एन अनमैग्नेटाइज्ड सैंपल, जो कि देखो मैग्नेटाइज्ड नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। तो एन अनमैग्नेटाइज्ड सैंपल इज प्लेस्ड इन ए सोलेनॉइड, जब किसी अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को या सैंपल को सोलेनॉइड के अंदर डालते हैं, एंड करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज इंक्रीज्ड, और करंट को बढ़ाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो सोलेनॉइड होता है वह अपने अंदर में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अगर किसी भी टाइप का करंट दिया गया हो, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू का हो या इंक्रीजिंग वैल्यू का हो। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी करंट देंगे उसके वैल्यू को इंक्रीज करना है। ये कहना चाह रहा है कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इनसाइड द सोलेनॉइड वह इंक्रीज करेगा, मतलब उसका वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। और उसके अंदर रखा गया है एक अनमैग्नेटाइज्ड सैंपल। नीचे जो दिख रहा है यही एक हिस्टेरिसिस लूप है या कर्व है। तो ये क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द मटेरियल सीरीज, उसी का कंटिन्यू है ये। द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द मटेरियल राइजेज सीरीज नहीं था, राइजेज। देखो इसमें क्या कहा गया, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी का, जो सोलेनॉइड के अंदर की हम बात किए थे, वह इंक्रीज करेगा
एंड सेचुरेट्स एज डिपिक्टेड इन द कर्व। अब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है मटेरियल का वह क्या करना शुरू कर दिया, राइज करना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे वह सेचुरेट हो जाएगा, मतलब उसका जो इंटेंसिटी होगा या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इंडक्शन होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, वह इंक्रीज करना बंद कर देगा। हम क्या किए थे कि मेरा जो इंटेंसिटी ऑफ मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो था मेरा H, हम इसके वैल्यू को इंक्रीज किए। और इसके वैल्यू को जब इंक्रीज किए तो जो भी मेरा सब्सटेंस था पॉइंट O पे, अगर हम इस ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करें, इसका अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन देखें तो 0 था जब मेरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 था। यहाँ से शुरू हुआ, तो शुरू कैसे हुआ, हम सबसे पहले क्या किए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को इंक्रीज करना शुरू किए। जैसे ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी को इंक्रीज किए तो जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है वह इंक्रीज करना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी के वैल्यू को इंक्रीज करने पे भी ये वैल्यू इंक्रीज होना बंद हो गया और यह सेचुरेशन शो करना शुरू कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि यह सेचुरेटेड हो जाता है, जो कि कर्व O से A तक को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ H इज़ डिक्रीज्ड एज रिड्यूसेस टू 0, अगर H को हम क्या किए, यहाँ से वापस ले आए 0 पे। जब H को 0 पे लाएं तब क्या हुआ, ये जो रिटर्न आया तो रिटर्न उस पाथ को फॉलो नहीं किया जिस पाथ से ये गया था, और उसमें जब मेरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी H 0 हो गया तो जो मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन था वह 0 नहीं हो पाया, मतलब उसका कुछ ना कुछ वैल्यू रह गया। फिर उसके बाद क्या किया, हम उस करंट को रिवर्स करते हैं और उसके डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में करंट के वैल्यू को और इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले कि एट H इक्वल टू 0 B नॉट इक्वल टू 0, B का कुछ वैल्यू बच गया था, ये वाला क्या है, B पॉइंट B पे कुछ वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ B एट H इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, मतलब इस B के जो वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। नाउ द करेंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड एंड स्लोली इंक्रीज्ड। हमने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया और फिर उस डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू कर दिया। वी अगेन ऑब्टेन सेचुरेशन इन द रिवर्स डायरेक्शन, और जब रिवर्स किए तो मैग्नेटिक इंडक्शन का भी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू किया और एक टाइम ऐसा आया कि वो उस डायरेक्शन में भी वह सेचुरेटेड हो गया, मतलब फिर से वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। रिवर्स डायरेक्शन एट डी, द वैल्यू ऑफ H एट C इज कॉल्ड कोर्सिविटी। अब देखो, जब हम लोग H के वैल्यू की बात करते हैं, जब हम लोगों का मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो जाता है, उस टाइम में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर्सिविटी कहते हैं। यह पॉइंट C पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार हम फिगर को फिर से बता देते हैं। यही मेरा फिगर है। इसमें कहा गया कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को इंक्रीज किए तो मेरा जो मैग्नेटिक इंडक्शन था वो इंक्रीज करना शुरू किया, और जब हम उसके करंट को डिक्रीज किए तो करंट जब डिक्रीज किए तो डिक्रीज करते 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 हम H के वैल्यू को 0 कर लिए। जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 हो गया तो उस टाइम मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू कुछ ना कुछ रह गया, और इस जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू रहा किस चीज़ पे, जब H का वैल्यू 0 था तो उस वैल्यू को कहा गया रिटेंटिविटी। लेकिन हमने क्या किया, इस पॉइंट के बाद उस सोलेनॉइड में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया और फिर इंक्रीज करना शुरू किया, तो B का जो वैल्यू था वो डिक्रीज करना शुरू कर दिया। और जिस टाइम पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का जो वैल्यू है पॉइंट C पे, जब मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू 0 हो गया, तो जब मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू 0 हुआ उस टाइम में H का वैल्यू कुछ ना कुछ था, और यह H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और इस इंटेंसिटी वाले चीज़ों को क्या बोलते हैं, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी बोलते हैं। तो ये था इस तरफ का। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट तैयार करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट consisting of a long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core
that is magnetized only when electric current is passed through the coil। क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वह एक तरह का मैग्नेट है जो कि लॉन्ग कॉइल से बना है। लॉन्ग कॉइल, जैसे ये मेरा क्या है, कॉइल है, लपेटा हुआ है वायर को, और इस रैपिंग को जो हम लोग किए हैं इस कॉपर्स का इंसुलेटेड वायर का जो हम लोग रैपिंग किए हैं, यह क्या है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड करने का मतलब कि अगर एक वायर दूसरे वायर से टच कर जाए तो इसका करंट इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, इंसुलेटेड है, मतलब अलग अलग है दोनों का वायर। उसके बाद क्या करते हैं कि इसका जो कोर होता है वह सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिस पे ये वाइंडिंग किया जाता है, और ये सॉफ्ट आयरन कोर तब तक मैग्नेटाइज रहता है, मैग्नेटाइज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल, जब तक इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल से पास होते रहता है। तो यही मेरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। एक नोट देख लेते हैं। द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज soft iron loses all of its magnetism when current in the coil is switched off। एक्चुअली सॉफ्ट आयरन कोर में एक प्रॉपर्टी है कि यह जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को ख़त्म करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को समाप्त करते हैं, जीरो करते हैं, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया था वो भी जीरो हो जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को, मतलब जो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, यह तो क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया एक तरह का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का या फिर टेम्पररी मैग्नेट हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को कौन कौन सा फैक्टर है जो उसके अमाउंट को, उसके स्ट्रेंथ को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है। सबसे पहला फैक्टर लेते हैं द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो भी हम कॉइल लेते हैं उस कॉइल का, मतलब जो हम रैपिंग किए हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेज। अगर हम लोग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को, अगर हम लोग क्या करते हैं उस कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को भी हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। जो भी करंट कॉइल में फ्लो हो रहा है, अगर हम उसके वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो रहा है वह क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज कर जाता है, उसके वैल्यू को हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं। तो इफ़ द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेज। तीसरा फैक्टर है द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स। इफ़ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट देन इस स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेज। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर हम बार मैग्नेट लेते हैं तो एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल, दोनों के बीच में काफ़ी एयर गैप है। वही हम यू शेप का अगर कोई मैग्नेट लेते हैं, क्या लेते हैं, यू शेप का अगर कोई भी मैग्नेट लेते हैं तो वह क्या करता है, उसके बीच का जो एयर गैप होता है वो काफ़ी कम होता है। हम इस चीज़ को एक बार दिखा देते हैं कि कैसे हमें लेना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा फिगर से, क्योंकि उस पर फिगर हम नहीं बना पाए हैं। देखो, अगर हम कोई बार मैग्नेट लेते हैं इस ढंग का, तो बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है। अगर हम यू शेप कोई मैग्नेट लेते हैं, यू शेप का मैग्नेट, तो इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वह काफ़ी कम गैप पे होता है। यह एयर गैप जितना कम होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्पररी मैग्नेट भी बोलते हैं। तो हम डिवाइड कर लेते हैं दो कैटेगरी में, एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की कैटेगरी में क्या होता है, द बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट। जो मेरा बार मैग्नेट है वह कैसा है, परमानेंट मैग्नेट है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैटेगरी में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पररी मैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है। इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब इसका जो मैग्नेटिज्म होता है वह तब तक ही रहता है जब तक उस कॉइल से या उस चीज़ों से
क्या होता है, करंट पास कर रहा हो। शो द मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच ऑन और स्विच ऑफ एज डिजायर्ड। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हम लोग स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने में भी करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है परमानेंट मैग्नेट में, कि ए परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस ए कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है वह काफ़ी कम फोर्स लगाता है या फिर वीक फोर्स लगाता है, जबकि उसी के जगह पे एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, द पोलरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। पोलरिटी बोलते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पोलरिटी बोला जाता है। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होता है, जबकि ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं होता है। द पोलरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोलरिटी अगर चेंज करना है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यह परमानेंट मैग्नेट का तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज या फिर उसके पोलरिटी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है परमानेंट मैग्नेट का एक और पॉइंट देख लेते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। मतलब उसके वैल्यू को बढ़ा घटा भी हम लोग नहीं सकते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल और बाय चेंजिंग द करंट पासिंग थ्रू इट। मतलब एट ए टाइम भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अगर करंट के वैल्यू को इंक्रीज किए तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले में इतना ही सारा टॉपिक था। क्या सब था कि बार मैग्नेट के कारण हमें फील्ड जानना था, मैग्नेटाइजेशन जानना था, मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर हमें और भी चीज़ों के बारे में जानना था, प्रॉपर्टी जानना था मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, या फिर परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंस। इन सारी चीज़ों को मैंने बताया है। तो आप क्या करेंगे, इसे नोट करके याद कर लेंगे।